हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ पढ़ रहे थे जैक बोर्ड क्लास 12 का, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में कहते हैं उप सहसंयोजन यौगिक। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप सभी देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वही अपना यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि द लिगेंड्स एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिगेंड बताना है और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। क्रोमियम है, H2O का होल 4 है और NO2 का होल ट्वाइस और बाहर में आपका माइनस चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है लिगेंड्स कितना है, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपको जो है कुछ इस तरीके से एक तो H2O आपको दिखाई दे रहा है और एक NO2, ये दो आपको क्या दिखाई दे रहा है, लिगेंड। तो लिगेंड हमारा क्या क्या हो जाएगा, H2O और NO2। तो H2O और NO2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर, ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी और सी में से ही होगा। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ जो आपके लिगेंड्स बॉन्ड बनाते हैं, बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो वो चीज़ बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो H2O के 4 यहाँ पे मॉलिक्यूल है और NO2 का 2 है, तो 4 और 2 6 हो गया, जिसके कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिगेंड तो हमारा ये चीज़ पता चला और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो जिसके कारण ही हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं यहाँ पे लिगेंड्स कुछ इस तरीके से और H2O NO2 और समन्वय संख्या यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन जो एक दूसरे के साथ मिल के बनाता है बॉन्ड, वो चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे वो कितना है, 6 है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से पूछा गया है, ग्रुप सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ अ कैटाइन इन अ कॉम्प्लेक्स इज। वैसा ग्रुप जो सेटिस्फाई करता है सेकेंडरी वैलेंसी को कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है कैटाइन को, तो कुछ इस तरीके से उसको क्या कहा जाता है, ये चीज़ पूछा गया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेसिकली लिगेंड्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है लिगेंड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कुछ इस तरीके से, विच वन ऑफ द एलिमेंट विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है, वही चीज़ बोला गया है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और इसको हम लोग ऐड भी करेंगे तो 5 + 2 7 यहाँ पे हो जा रहा है, 3 + 1 आपका +4 हो जा रहा है, 5 + 1 +6, 2 2 +4। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट का दिखाई दे रहा है वो आपका +7 दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जनरली वहाँ पे पता चल रहा है, बेसिकली आप जो भी रूल आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम लोग ये चीज़ देख लिए। क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है, उस आधार पे आपको आंसर इसका कर देना है। ठीक है, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कहता है, इस चीज़ को देखिए, कुछ इस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए नीचे में दिया गया कि Fe(F6) का 3- में और FeCN का 6 का पावर वहाँ पे 3- में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें से आप लोगों को जो है निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो इसका जब आप लोग निकालिएगा तो इसका राइट आंसर आपका जो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। तो इसका जो है कुछ इस तरीके से 5 और 1, मतलब Fe(F6) का 3 पावर जो 3- उसका जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 आएगा, और FeCN का होल 6 3- को अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका 1 आएगा। ठीक है, किस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया जाता है, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि PTBr Cl NO2 NH3, यहाँ पे ये मिल के कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया है। कॉम्प्लेक्स ऑन आयोनाइजेशन विल
यहाँ पे देख सकते हैं गिव द आयन, वहाँ जो कॉम्प्लेक्स है वो उसका जब हम लोग आयनाइजेशन करते हैं बेसिकली वही चीज़ लिखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे किसका जब हम लोग आयनाइजेशन करते हैं तो आयनाइजेशन के परिणाम स्वरूप हम लोगों को क्या मिलता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए, इनमें से क्या मिलता है ये चीज़ आपको पूछा गया। तो इसका अगर हम लोग आंसर की तरफ बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है। जब इसका हम लोग आयनीकरण करेंगे बेसिकली तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आई माइनस कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है, क्योंकि अब बाहर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आई जो है आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो 5 का अगर आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका आई माइनस जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बोला गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन, ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया गया इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का निकाल के दिखाना है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, आपने रेडॉक्स रिएक्शन में जिस टाइप से देखा होगा उसी तरीके से यहाँ भी इसका जो है निकाला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एक कॉपर को x मान लेना है, फिर NH3 का जो भी वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस हिसाब से आपको बैठा के फिर +2 बाहर में है तो उससे जब माइनस करेंगे तो उस हिसाब से हमारा जब इसका आंसर आएगा तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए इसमें कॉपर का अगर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। ये सब पूछा गया है कि फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MXYZ, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। वेयर M इज सेंट्रल लिगेंड, M जो है सेंट्रल लिगेंड है, XYZ और A आर मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसमें बोला गया द पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे पूछा गया कि कितना होगा। तो बेसिकली अगर स्क्वायर प्लेनर वो होगा तो M यहाँ पे अगर आपका सेंटर में होगा तो कुछ इस तरीके से, और भी जो एटम्स है जैसे कि X Y फिर आपका Z और A, तो वो कुछ इस तरीके से आपका चारों तरफ होगा। तो इसी में आपको जो है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसका जब आप लोग ड्रॉ कीजिएगा इसका आंसर तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 3 आइसोमर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। इसको जब आप लोग ड्रॉ करके देखिएगा तो इसका आंसर जो है कुछ इस तरीके से 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसमें पूछा गया है कि द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन NiCN का होल 4 और पावर में उसका क्या है 2- है। तो इसमें इसका पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, निकल बीच में रहेगा और चारों तरफ आपका CN एटम रहेगा, ठीक है। तो जब इसका आप लोग देखिएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात अगर करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका DsP2 हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग इसका हो जाएगा DsP2, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्गेनिक में देखते हैं तो वहाँ पे जो 4 बॉन्ड वाला आता है उसको हम लोग sp3 के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स वाला में आप पढ़िएगा तो जो स्क्वायर प्लेनर आपका होता है उसका कितना आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 आ जाता है। तो जिसके कारण ही बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या पूछा गया इस चीज़ को यहाँ ध्यान से देखिए। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि यहाँ पे दिया गया इस कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। इफ़ कोबाल्ट इज इन +2 स्टेट, कहता है किस टाइप का आइसोमेरिज्म जो होगा जो रिप्रेजेंट किया जाता है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोबाल्ट का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो इसका अगर आंसर की तरफ हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ज्योमेट्रिकल एंड आयोनाइजेशन, मतलब ज्यामितीय और आयनीकरण यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ें। देखिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का सीधा सिंपल ये चीज़ है, आपको चैप्टर अच्छे तरीके से आना चाहिए, किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर सभी का बनता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यही सारा चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका बेसिकली उसका IUPAC नेम भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल तो इसमें ऑब्जेक्टिव में दिया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आगे यहाँ पे मिल सकता है और आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उन सभी को बस फोकस कीजिए, उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कलर वगैरह हो गया, फिर उसका CFSC वैल्यू वगैरह कभी कभी बाई चांस पूछ दे तो उसको आप लोगों को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है।
बाकी और भी अभी क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं, तो इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन का क्लियरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें पूछा गया है असाइन द चार्ज ऑन CONH3Cl5। इसका जो यहाँ पे x है उसी का वैल्यू बेसिकली निकालना है, वहीं से उसका चार्ज पता चल जाएगा। तो इसका जब ओवरऑल आप लोग निकालिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका जो आंसर देख सकते हैं -2 कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ भी इंग्लिश में भी देख लिए, हिंदी में भी देख लिए, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे हमारा क्या है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वही एक वर्ड में भी जो आंसर हम लोग लिख रहे थे वही जो मतलब जो सबसे छोटे लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए ये सब चीज़ आपको पता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोटेट्राएमीन प्लेटिनम 4। देखिए यहाँ पे वो चीज़ आ गया, आपको नाम दिया गया, उससे आपको जो है फॉर्मूला आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, डाइक्लोरोटेट्राएमीन प्लेटिनम 4। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ब्रैकेट वाला काम यहाँ पे सबसे पहले किया गया है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है डाइक्लोरो है, तो क्लोरीन यहाँ पे बेसिकली आएगा हमारा किस रूप में, लिगेंड के रूप में, Cl2 यहाँ पे आ गया। टेट्राएमीन प्लेटिनम, तो जो हमारा मेटल एटम है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, और जो लिगेंड होता है इसको कुछ इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो एमीन यहाँ पे जो है NH3 उसको कुछ इस तरीके से लिखा गया है, जो कि 4 एमीन है, तो टेट्राएमीन कुछ इस तरीके से। और क्लोरो हमारा C पहले यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे डाइक्लोरो 2 क्लोरो इसको पहले लिखा गया था, और टेट्राएमीन मतलब 4 एमीन, और कुछ इस तरीके से जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से चार्ज के साथ जब इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम हो गया PTNH3 का होल 4 यहाँ पे, और Cl2 इसका पावर में +2। ये आपका किसका नाम हो गया, डाइक्लोरोटेट्राएमीन प्लेटिनम 4। हो सकता है ये उल्टा आपको दिया जाए कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया जाए और उससे आपको नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए अगले यहाँ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बेसिकली क्या पूछा गया है, इसे पूछा गया इलस्ट्रेट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में यहाँ पे बताना है, किसका, PTNH3 का होल 4 Cl2, जो भी ऊपर हम लोग देखें डाइक्लोरोटेट्राएमीन जो वहाँ पे था प्लेटिनम 4 वाला। ठीक है, उसी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी यहाँ पे शो कर दिया गया। देख लीजिए फर्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और दूसरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका ट्रांस आइसोमर है। एक आपका सीस आइसोमर हो गया। ठीक है, सीस आइसोमर कैसे हो गया, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से दोनों जो है सेम साइड है। ठीक है, इधर NH3 इधर Cl और Cl। ठीक है, ये NH3 बेसिकली कॉमन होगा, और इसके यहाँ पे देख सकते हैं, इस यहाँ पे देख लीजिए सभी को अगर देखिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए इधर से Cl। ठीक है, सब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, सेम साइड, तो सेम साइड हमारा सीस आता है। उसी तरीके से अगर ट्रांस वाला बात किया जाए तो इसमें एक NH3 यहाँ पे चल गया, एक NH3 यहाँ चला गया। देखिए ऐसे जा रहा है इस कोने में। ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सभी देखिए, सभी को पहले देख लीजिए कि कौन कहाँ है। ठीक है, अगर ये NH3 यहाँ है, ये भी यहाँ पे है, तो बेसिकली सेम साइड तो आप देख सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको सही तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, मतलब जो सेम साइड आता है उसको हम लोग सीस कहते हैं, जैसा कि आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे जो है 2 तरीके के क्या बन रहे हैं। देखिए एक बार Cl देख लीजिए, एक बार Cl इधर और इधर था, तो एक बार दोनों Cl देखिए एक साइड आ गया, दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा। एक बार Cl किधर आ गया, इस साइड आ गया, एक बार Cl सेम साइड था। उसी तरीके अगर NH3 की बात किया जाए तो NH3 देखिए एक बार इधर से इधर आ गया, और एक बार यहाँ पे कहाँ था, दोनों सेम साइड था। देख लीजिए, तो सेम साइड हमारा सीस आता है और दूसरे साइड हमारा ट्रांस आता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी का यहाँ पे हिंदी वाला टर्म है, बस सेम चीज़ है, ज्यामितीय समावियों को दर्शाइए, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो एक एक करके डिस्कस यहीं पे करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया, जो यहाँ पे डबल साल्ट है और कॉम्प्लेक्स साल्ट है उसके बीच क्या है, 2 डिफरेंसेस बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस हम लोग देखते हैं, एक तरफ आपका डबल साल्ट आ गया, एक तरफ आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट आ गया। तो डबल साल्ट बेसिकली क्या होता है, कहते दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। इसका जो यहाँ पे हम लोग बेसिकली मात्रा जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है हमारा
किस प्रोपोर्शन में होता है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होता है, और कंटेन कैसा करता है, 2 सिंपल साल्ट को, ठीक है, जिसके कारण इसको डबल साल्ट कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दे आर आयनिक कंपाउंड्स एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, और ये क्या करते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन नहीं करते हैं। फिर आगे क्या लिखा गया है कि इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू इंडिविजुअल आयन, अगर एक्वस सॉल्यूशन में इनको अगर डाला जाएगा, ठीक है, तो उसमें ये क्या करेंगे, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा उसका इंडिविजुअल आयन में, ठीक है। जैसे कि अगर NaCl है तो Na+Cl- जिस तरीके से होता है, उस तरीके से अगर इसका कॉम्प्लेक्स को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे जो कि डबल साल्ट वाला होगा, तो वो क्या होगा, कम्प्लीटली अपने इंडिविजुअल आयन में चेंज हो जाएंगे, मतलब डिसोसिएट हो जाएंगे। यही चीज़ आपका डबल साल्ट कहता है। अब अगर कॉम्प्लेक्स साल्ट की तरफ यहाँ पे बात करें, कहता है द सिंपल साल्ट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, मतलब इसका जो मात्रा है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उससे जो हमारा सिंपल साल्ट मिलता है, ठीक है, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। आगे लिखा गया दे आर जनरली आयनिक कंपाउंड, ये जनरली क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होते हैं, बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द साल्ट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका होता है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंटेन करता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें पाया जाता है उसमें हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है उपस्थित। आगे बात किया जाए तो इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट इनटू कॉम्प्लेक्स, अगर एक्वस सॉल्यूशन में इसका बात किया जाए तो डिसोसिएट सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही होगा, इसके तरह इंडिविजुअल में नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये था यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख सकते हैं, अगर बात किया जाए हिंदी में तो हिंदी देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका तो वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, द्विक लवण और जटिल लवण में 2 अंतर यहाँ पे आपको बताना है। तो एक तरफ द्विक लवण जो कि डबल साल्ट, एक तरफ जटिल साल्ट, वही चीज़ है। सामान्य रूप से 2 लवण समतुल्य अनुपात में होते हैं, इनके यौगिक में केवल आयनिक बंध पाए जाते हैं, कोई सहसंयोजक बंधन नहीं पाया जाता है। जलीय विलयन में यौगिक वियोजित होकर क्या होते हैं, आयन आपस में क्या होता है, आयन में आयनित हो जाता है। वहीं पे अगर देखा जटिल लवण में तो ये समतुल्य अनुपात में नहीं हो सकते हैं, और इनका जो यौगिक के संकुलन में संयोजन बंध अवश्य ही उपस्थित रहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो चीज़ था। जलीय विलयन में ये जटिल आयन का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 14 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। ये सब पूछा गया है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का पूछा गया है, ये जो कॉम्प्लेक्स आपका दिया है, एंड ये जो बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया है। तो जब यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको दिखाया गया है कैलकुलेट करके, जो ये K4FeCN का होल 6 है और Na2FeH2CN का होल 5 है, तो इसका जब आप लोग निकालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका जब निकालिएगा Fe का, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा +2 में, इसमें भी अगर आयरन का निकालिएगा तो इसमें आ जाएगा +3 में, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। हिंदी में भी वही चीज़ है, ऑक्सीकरण संख्या। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देख लीजिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है। तो कुछ इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, ये सब पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, ये जो कॉम्प्लेक्स है CrH2O, यहाँ पे देख सकते हैं NCS, ठीक है, और यहाँ पे +2 इसका चार्ज है। तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है, ये चीज़ यहाँ पे बोला है। तो ये जो शो करता है वो कैसा करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, सभी का यहाँ पे बस एग्जाम्पल वगैरह पूछा गया। तो यहाँ पे आप चैप्टर को पढ़ेंगे उस हिसाब से आप अपने हिसाब से भी जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है उस जो भी याद किया है वो सारा का सारा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे है उसको बस मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे। तो इसका अगर एग्जाम्पल की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देख सकते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपका CuNH3 का होल 4 है, और अगर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात किया जाए तो इसमें CuNH3 का होल 4 Cl2 इसका पावर प्लस में है। तो ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है।
जो कि होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक समन्वयक संकुल का एक एक उदाहरण यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ, लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ठीक है, और जिनको भी डिटेल में ये चीज़ें चाहिए, चैप्टर अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चैप्टर को भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाने का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बेसिकली 18 नंबर क्वेश्चन, इसको पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय चिलेट। चिलेट से बेसिकली आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया होगा, देख सकते हैं किलेट, इसको यहाँ पे लिखा गया, से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दें। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चिलेट के बारे में क्या बात बताया गया है। कहता है चिलेट इज़ अ मल्टी डेंटेड लिगेंड। या क्या होता है, मल्टी डेंटेड लिगेंड होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक से ज़्यादा अपने डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट हो सकता है दूसरे मेटल के साथ। ठीक है, मेटल के साथ बेसिकली अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वो भी किधर से, एक से ज़्यादा साइड से बना सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी डेंटेड लिगेंड विच कोऑर्डिनेट विद द मेटल एटम एट 2 और मोर पॉइंट्स। वही चीज़ लिखा गया है, फॉर्मिंग अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कैसा लाइक बना लेता है, इसको रिंग लाइक बोल सकते हैं, केज भी बोला जाता है कभी कभी। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे कि एग्जांपल का बात किया जाए, अभी इसका यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इथिलीन डायमीन। ठीक है, इसको EN से भी डिनोट करते हैं। तो इथिलीन डायमीन जो होता है चिलेट का निर्माण करता है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग नीचे देखेंगे। तो वही चीज़ है, चिलेट जो मल्टी डेंटेड लिगेंड होता है, जो एक से ज़्यादा डोनर साइड के द्वारा अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ बनाता है। और यहाँ पे चिलेट का मतलब मेन मकसद हो जाता है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये बंद आकृति यहाँ पे बना देता है। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके कारण ये चिलेट का निर्माण उसी को कहा जाता है। चिलेट मतलब वही हो गया बंद आकृति के समान। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से आप लोग अगर देखिएगा, इथिलीन डायमीन अगर है तो इथिलीन यहाँ पे देख सकते हैं CH2 दो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं दिखा देता हूँ इसको। तो ये चीज़ आपका जो है इथिलीन डायमीन का काम यहाँ पे कर रहा है। ये आपका इथिलीन हो गया सबसे पहले, इसी के कारण इथिलीन नाम आ रहा है। ये आपका NH2 ग्रुप 2 है, इसलिए डायमीन बोला गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इथिलीन डायमीन ये कुछ इस तरीके से इसके साथ यहाँ पे चिलेट का निर्माण कर रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जब ये इसके साथ प्लेटिनम के साथ बना रहा है तो यहाँ पे एक बॉक्स देख सकते हैं, बंद आकृति यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड आकृति यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो इस तरीके से। तो यही जो है आपका वो क्या है, चिलेट है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि चिलेट एक बहुदंतुर लिगेंड है, जो 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर धातु के परमाणु के साथ मिलकर एक वलय जैसी आकृति, यही रिंग के स्ट्रक्चर जैसा निर्माण करता है, जैसे कि इथिलीन डायमीन। ये आपका इथिलीन डायमीन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन के पास आपका कुछ इस तरीके से 2 लोन पेयर होता है, तो जिसके कारण ही यहाँ पे ये इसके साथ प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ पे देखिए एक बंद आकृति का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे चिलेट इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन लगभग कर ही दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा गया है, इस चीज़ को आप लोग देखिए। इसमें बोला गया NiCl4 का पावर 2- इज पैरामैग्नेटिक, वाइल जो NiCO4 है वो डायामैग्नेटिक है। हालांकि दोनों जो है टेट्राहेड्रल है, तो ऐसा क्यों है, वही चीज़ लिखा गया है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हम लोग कर रहे हैं। NiCl का होल 4 जो आपका 2- वो पैरामैग्नेटिक है, और NiCO4 डायामैग्नेटिक है। तो बोथ आर टेट्राहेड्रल, हालांकि दोनों क्या है, हाँ दोनों यहाँ पे टेट्राहेड्रल, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है और एक डायामैग्नेटिक। तो चलिए ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि इन NiCl4 का पावर 2- Ni प्लस आयन इज कोऑर्डिनेटेड टू वीक फील्ड लिगेंड, जो कि वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे क्लोरीन आयन यहाँ पे है आयन, बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बेसिकली निकेल अगर है तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा है, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो ये आपका ओवरऑल कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये चीज़ दिखाया गया है। तो वही बोला है कि बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके यहाँ पावर में 2- है, इसके कारण वहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये जो आकृति आपका यहाँ पे बना, इसका पावर में यहाँ पे 2- दिखाई दे रहा है, जो कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिखा रहा है। कहता है वेयर एज NiCO4, इसमें कोई भी आपका पावर में चार्ज नहीं है। निकेल एटम इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, निकेल के पास यहाँ पे जो होता है
वो आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वहीं पे अगर इसका बात किया जाए Na पर क्या होता है, +2 हो जाता है। ठीक है, तो वही बोले निकेल के पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड CO। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो यहाँ पे CO है, बेसिकली यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड आपका Cl है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका CO है। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ निकेल आर पेयर्ड अप फॉर्मिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकेल का था वो क्या कर लेता है, पेयर अप कर लेता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड हमेशा पेयर करा देता है लेकिन वीक फील्ड पेयरिंग नहीं कराता है इस चीज़ के कारण, और उसके कारण यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है। फिर कहता है कि द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, जो यहाँ पे निकेल यहाँ पे देख सकते Cl4 का पावर 4-, बेसिकली यहाँ पे 2- होना चाहिए, ये क्वेश्चन को लिखा गया है। मैक्स इट पैरामैग्नेटिक, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो जाता है यही इसको क्या करता है, पैरामैग्नेटिक शो करने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं निकेल 2+ का आयन ऑर्बिटल डायग्राम, यहाँ पे 3D में इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कुछ इस तरीके से खाली है और भी यहाँ पे आगे 4s है, फिर 4p है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये चीज़ यहाँ पे बनाता है, जिसके कारण कुछ इस तरीके से 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl, क्लोरीन से यहाँ पे आ जा रहा है 4 पेयर, देख लीजिए यहाँ पे सब जगह यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका जो है क्लोरीन 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 और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसको क्या करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करवा देता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ जो चीज़ मैंने बोला, सारा चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, इसको आप लोग चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए। Na+ जो होता है आयन 4 दुर्बल लिगेंड, जो आपका Cl- दुर्बल लिगेंड का काम करता है, उप संयोजक बंधन बनाता है जिसका संकरण आपका sp3 होता है, और उनमें से 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अभी बोले, जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, जो पेयरिंग नहीं करते हैं। जबकि NiCO4 में निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो 0 होता है। CO एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, युग्मित हो जाता है, मतलब पेयर्ड हो जाता है, और 4 CO लिगेंड sp3 संकरण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे इसका क्या बताए थे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आपके डेफिनेशंस छोटे छोटे हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्टली ये सारे डेफिनेशन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। इसे बोला है कि व्हाट इज मींट बाय यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और एम्बीडेंटेड लिगेंड से आप क्या समझते हैं, सभी में 2-2 एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूनिडेंटेड लिगेंड का यहाँ पे, तो इसमें हम क्या लिखा गया है, कहता है ओनली 1 डोनर साइड। यूनि मतलब 1 ही होता है, डेंटेड मतलब जो डोनर साइट होता है, तो ओनली 1 डोनर साइट इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ लिगेंड। इस टाइप के लिगेंड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कितना डोनर साइट प्रेजेंट होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल का बात किया जाए तो अमोनिया हो गया, क्लोराइड माइनस हो गया। अमोनिया में देख सकते हैं NH3, तो इसमें बेसिकली एक ही लोन पेयर यहाँ पे इसके ऊपर होता है। Cl- का बात किया जाए तो ये भी नेगेटिव यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अगर साइट है, एक ही साइट है, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे बाइडेंटेड का बात किया जाए तो बाइडेंटेड लिगेंड आर आल्सो क्या होता है, लेविस बेस होते हैं। ये क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड जो होता है लेविस बेस होते हैं, दैट डोनेट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो कि क्या करते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देते हैं, सेंट्रल मेटल आयन में। जैसे कि अगर बात किया जाए इथिलीन डायमीन ऑक्जेलेट आयन, ठीक है, इथिलीन डायमीन का भी हम लोग देखे थे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ पे NH2। तो नाइट्रोजन के पर यहाँ पे 2-2 होता है लोन पेयर बेसिकली, तो ये क्या करता है, 2 तरीके से दे सकते हैं, इसलिए इसको बाइडेंटेड कहते हैं। इसी तरीके से ऑक्जेलेट भी यहाँ पे हो जाता है, आपने पढ़ा होगा ये सारा चीज़। फिर आगे यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इस तरीके से इसका जो स्पेलिंग होगा AMBIDENTATE, यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा गया, इसको आप लोग सुधार सकते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड का बात किया जाए तो इस तरह के लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक क्या होता है, डोनर एटम होता है, लेकिन 1 एटम इज अटैच टू द मेटल ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। होता तो 1 से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जब इसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम ये क्या करता है, ये जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पे एक ही से यहाँ पे क्या करता है, डोनर एटम की तरह काम करता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उस टाइम यहाँ पे बेसिकली जो है एक ही एटम अटैच हो जाता है उसका मेटल से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल का बात किया जाए HCN हो गया, NO2 हो गया, तो इनमें जो है नाइट्रोजन की तरफ से भी ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है और सल्फर की तरफ से कर सकता है। लेकिन जब
कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा उस टाइम यहाँ पे किसी एक ही तरफ से यहाँ पे क्या करेगा, डोनर एटम का काम करेगा और वहाँ पे मेटल के साथ क्या करेगा, एटम को अटैच करेगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 यही चीज़ लिखा गया है। 20 नंबर आपका हिंदी में लिखा गया, एक दंतुर, द्विदंतुर और उभयदंती लिगेंड से क्या तात्पर्य है, सभी का यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है अगले की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बेसिकली क्या पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा आप लोग। चलिए इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे देख लीजिए, वाई आर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होता है कलर्ड क्यों होते हैं, ये चीज़ लिखा गया है। एक्सप्लेन वाई Zn+2 एंड स्कैंडियम+3 आयन्स आर कलरलेस। ये क्वेश्चन एक तरीके से देखने में तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें दे दिया गया तो इसको हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली दोनों से यहाँ पे उसका जो है रिलेशन देखने को मिलता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से भी देखने को मिलता है और डी एंड एफ ब्लॉक से भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं वो बेसिकली ट्रांजिशन मेटल के ही क्या होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट यूज होते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक वाला ही यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर आपका यूज होता है। ठीक है, तो वही बोला है कि क्यों ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कलर होते हैं और एक्सप्लेन करना है Zn+2 और स्कैंडियम-3+ कलरलेस होता है, ये क्यों होता है। बेसिकली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कलर होता है, लेकिन जो Zn+2 और स्कैंडियम+3 होता है वो आपका कलरलेस क्यों होता है, ये चीज़ भी यहाँ पे बताना है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका लिखा गया कुछ इस तरीके से, कहता है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड। ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, बोथ इन सॉलिड एंड एक्वस सॉल्यूशन। दोनों सॉलिड में बात किया जाए या फिर एक्वस सॉल्यूशन में बात किया जाए, दोनों में क्या होते हैं, ज़्यादातर जो है कंपाउंड क्या पाए जाते हैं, कलर्ड अवस्था में पाए जाते हैं। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट रेडिएशन। ऐसा क्यों होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल लाइट रेडिएशन को, विच प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल, जिसके कारण यहाँ पे डी ट्रांजिशन हो जाता है। और मैंने बताया था आप लोगों को डी एंड एफ ब्लॉक में कि जो कलर शो करता है वो डी ट्रांजिशन के कारण होता है। तो जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करता है विजिबल लाइट रेडिएशन का, तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है वन डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में प्रमोट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। ये मैंने पहले भी बताया था। फिर यहाँ पे है देखिए, इसीलिए पीछे चैप्टर का जो है रिलेशन देखने को मिलता है, भले आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन सारा चैप्टर का यहाँ पे रिलेशन एक दूसरे से अटैचमेंट देखने को आपको मिलेगा। एक चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो उसका दूसरे में यूज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड लाइज इन द विजिबल रीजन। जो फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का जो एब्जॉर्ब होता है वो लाई करता है कहाँ पे, विजिबल रीजन में। एंड आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। वो कहाँ पे डिपेंड करता है, उसका लिगेंड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे ये सारा चीज़ हुआ कि कलर जो बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस वो कलर क्यों बनाते हैं, उस चीज़ का आंसर होगा डी ट्रांजिशन के कारण बनाता है। वहीं पे पूछा है Zn2+ और स्कैंडियम-3+ आयन कलरलेस क्यों होता है, तो इसका भी यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन लिखा गया है कि स्कैंडियम-3+ आयन हैज़ कम्प्लीटली वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली वैकेंट होता है एंड नो इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल फॉर डी। यहाँ पे डी ट्रांजिशन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन ही मतलब बेसिकली अवेलेबल नहीं होता है, और जब ट्रांजिशन नहीं होगा तो वहाँ पे कलर का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, डी ट्रांजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली स्कैंडियम-3+ का यहाँ पे बात किया जाए, सिर्फ स्कैंडियम का बात नहीं किया गया। तो स्कैंडियम-3+ में यहाँ पे कोई भी जो डी ऑर्बिटल होता है वो पूरा का पूरा खाली होता है, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचता नहीं है डी ट्रांजिशन के लिए। वाइल Zn2+ आयन हैज़ कम्प्लीटली, यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं स्कैंडियम-3+ का ये बात किया गया, जबकि जो Zn2+ आयन होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, फील्ड होता है डी ऑर्बिटल से। एंड देयर इज़ ऑल्सो नो डी ट्रांजिशन, पूरा का पूरा फील्ड है। अगर अनपेयर्ड रहता, अगर किसी को ज़रूरत है तभी तो वो आगे जाएगा, किसी को ज़रूरत नहीं है कि अपने आप फुलफिल है तो उसको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे एक तो बात हो गया कि अगर अनपेयर्ड रहता है तभी वहाँ पे ट्रांजिशन हो सकता है, अगर पूरा का पूरा वैकेंट है तो भी नहीं होगा, और पूरा का पूरा फुल है तो भी वहाँ पे नहीं होगा। तो जिसके कारण ही यहाँ पे लिखा गया हैंस स्कैंडियम-3+ एंड Zn2+ आयन आर कलरलेस। डी ट्रांजिशन नहीं होने के कारण ही यहाँ पे कलरलेस होता है। जैसे कि यहाँ पे इसको अगर और अच्छे तरीके से समझें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप लोग जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं स्कैंडियम-3+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
तो देख सकते हैं लास्ट में अगर देखें इधर तो ये बेसिकली लगभग सेम ही रहेगा। इसमें देखिएगा तो 3D में आपका 0 इलेक्ट्रॉन, 4s का तो हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि D वाला इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन करता है। तो यहाँ पे अगर लास्ट में देखिएगा तो 3D में भी आपका 0 और इसमें 3D में 10 है, ये तो फुलफिल है, वो पूरा का पूरा खाली। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन होता 3D 1 भी रहता तो वो चीज़ कर जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, ठीक है। या तो इसमें 3D 1 रहता या तो इसमें 3D 9 रहता तो भी चांसेस थे कि ये कलर शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक में तो पूरा का पूरा खाली है और दूसरे में पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यही चीज़ 21 हिंदी में लिखा गया, इसको आप लोग अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि मैंने सारा चीज़ वहाँ पे लगभग बता ही दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें पूछा गया है कुछ इस तरीके से कि व्हाट इज़ द चिलेट इफेक्ट। अभी हम लोग देखे थे चिलेट किस तरीके से बना था, अब यहाँ पे चिलेट इफेक्ट क्या होता है ये चीज़ पूछा गया है। वाई डज COEN का होल थ्राइस +3 हैव अ हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट देन इथन, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है CONH3 का, CONH3 के पावर वहाँ पे +3। चिलेट इफेक्ट क्या है ये चीज़ यहाँ पे बताना है और क्यों जो है ये कॉम्प्लेक्स दोनों दिखाया गया हायर वैल्यू शो करता है स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट का CONH3 +3 से। तो इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे देख लीजिए चिलेट इफेक्ट की सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है। कहता है द कॉम्प्लेक्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल आयन, जो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बनता है कोऑर्डिनेशन जब करते हैं मेटल आयन का विथ द चिलेटिंग लिगेंड, जो भी चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं उसके द्वारा अगर जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, आर थर्मोडायनेमिकली मच स्टेबल, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली वो कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है देन द कॉम्प्लेक्सेस विथ नॉन चिलेटिंग लिगेंड। जो चिलेटिंग लिगेंड होता है वो थर्मोडायनेमिकली जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है किसके तुलना में, नॉन चिलेटिंग लिगेंड के तुलना में, ठीक है। और जिसके कारण इसको चिलेट इफेक्ट कहा जाता है क्योंकि चिलेट का वहाँ पे यूज बेसिकली होता है, तो जिसके कारण ही चिलेट इफेक्ट के नाम से इसको रखा गया है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है जब उसको मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो, और वहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड ज़्यादा स्टेबल होता है इसके कारण, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखा गया इथिलीन डायमीन इज अ बाइडेंटेड लिगेंड विच फॉर्म्स चिलेट। अभी हम लोग पीछे भी देखे थे इथिलीन डायमीन जो है एक बाइडेंटेड लिगेंड है और वो कैसा फॉर्म करता है, चिलेट के जैसा, विथ द मेटल आयन एटम, मेटल एटम के साथ। अब यहाँ पे जो है इन COEN का होल थ्राइस +3 देयर आर 3 चिलेट रिंग्स प्रेजेंट। क्यों 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि EN यहाँ पे 3 है तो एक EN एक यहाँ पे रिंग फॉर्म करेगा, उसी तरीके से 3 EN ग्रुप है जो इथिलीन डायमीन है तो वो क्या करेगा 3 यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके कारण यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका स्टेबिलिटी जो है हायर वैल्यू आ जाता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। यहाँ पे देख लीजिए तीनों तरफ से है, एक यहाँ पे इथिलीन डायमीन इधर से है, एक इधर से और एक इधर से, सभी में यहाँ पे रिंग चिलेट का निर्माण कर रहा है, देख लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका हो गया चिलेट इफेक्ट और यहाँ पे इसमें और भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है जो आपका COEN का होल थ्राइस +3 क्यों ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट करता है, क्योंकि इसमें चिलेट इफेक्ट लग जाता है। जैसा कि यहाँ पे NH3 में तो कोई भी चिलेशन बनेगा नहीं, इथिलीन डायमीन में ही रिंग बनेगा, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो COEN का +3 वो हायर वैल्यू स्टेबिलिटी कांस्टेंट का दिखाता है किसके तुलना में, CONH3 का +3 के तुलना में। यही चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से एक बार इसको पढ़ भी लीजिएगा आप लोग दोबारा, और एक बार मैंने समझ आया तो फिर से वीडियो को देखिएगा कि मैंने वहाँ पे क्या क्या बातें बोली है, ठीक है। चिलेट इफेक्ट का बात किया गया है और यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट में भी यहाँ पे चिलेट इफेक्ट ही लग रहा है क्योंकि थर्मोडायनेमिकली जो चिलेट इफेक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो चिलेटिंग लिगेंड ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 22 में यही सारा चीज़ लिखा है, चिलेट प्रभाव क्या है, स्थिरांक का मान इतना इतना जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया वो अधिक इससे क्यों है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। तो चिलेट इफेक्ट के कारण वैसा हो रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम बढ़ेंगे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, यहाँ से बेसिकली 3 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं क्योंकि चैप्टर से लगभग 4 से 5 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात की जाए, थोड़ा लॉन्ग में ये चीज़ जाएगा तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूछा गया है कि यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो VBT आप लोगों ने पढ़ा होगा, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। तो VBT के का यूज करते हुए एक्सप्लेन करना है ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर, इस जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया गया उसका यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या बताना है, ज्योमेट्री बताना है और मैग्नेटिक वैल्यू
बेसिकली नेचर बताना है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। चलिए तो एक एक करके सभी यहाँ पे इसका स्टेप को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब लगभग हम लोग लास्ट आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार द लिगेंड ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो लिगेंड ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, जो भी सेंट्रल मेटल आयन है उसके साथ, एंड डोनेट इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू इट, और वहाँ पे क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है। लैंग्वेज को भी देखिए, एग्जाम्पल से आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आपका दिया है वही चीज़ लिखा गया इन द कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ क्रोमियम मेटल इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसमें हम लोग का बात किया जाए तो इसमें दो तरीके का चीज़ आप आइडेंटिफाई तो करने अपने जानते होंगे कि ये आपका H2O जो होता है वो लिगेंड जैसा, लिगेंड का होता है, लिगेंड जैसा नहीं, लिगेंड ही होता है। और यहाँ पे क्रोमियम जो होता है आपका क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, CMA बोल सकते हैं उसको। तो वही चीज़ बोला है कि जिसके कारण क्रोमियम मेटल जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cr+3 आयन इज। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Cr+3 का बात किया जाए, क्योंकि क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है इसीलिए Cr+3 का हम लोग देख रहे हैं। अगर क्रोमियम का +2 आता तो Cr+2 का हम लोग देखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं Cr+3 का, अगर थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये आपका बेसिकली Cr+3 का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। लास्ट में आपका 4s0 4p0 और 3d3 है, मतलब D में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। मतलब ये सीधा सिंपल आपका बात जो यूज होगा वो ये चीज़ होगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे 3d3 का बात होगा। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने देख लिया सभी का, यहाँ पे Cr+3 का हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका 3d है, ये 4s है और ये आपका 4p है। तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 कुछ इस तरीके से। ये तो यहाँ पे बेसिकली खाली ही है। अब क्या करता है कि यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से ये जो होते हैं यहाँ पे, ये जो आपका दिखाया गया है ये मिल के D का 2, S का 1 और P का 3, ये तीनों मिल के यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण कर लेता है। मतलब ये तीनों कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो H2O होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसके कारण पेयरिंग तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, ये आपस में मिलके क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइज्ड बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपका D2sp3 बनाया, और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड तो कुछ इस तरीके से था ही। अब यहाँ पे जितना भी H2O का आपका मॉलिक्यूल है वो आके कहाँ पे लग जाएगा, जो ये आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके साथ। तो देखिए कुछ इस तरीके से 6 यहाँ पे आपका H2O लग गया आके। तो वही बोला है कि इन Cr H2O का होल 6 D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस इन विच 2d ऑर्बिटल, जिसमें क्या होता है 2d ऑर्बिटल है, क्योंकि ये देखिए ये 2d ऑर्बिटल से आया था, 1s ऑर्बिटल जो बीच वाला है वो s ऑर्बिटल से आया था, एंड 3p ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विल पार्टिसिपेट। वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ये हो गया d, उसका 2 ऑर्बिटल, s का 1 और p का 3, तो सब मिलकर क्या हो गया DsP3 हो गया। ठीक है, D2sp3 बेसिकली, DsP3 नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए आगे लिखा है सिंस देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, दैट कॉम्प्लेक्स इज, जिसके कारण दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे दैट्स वाई होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होता है तभी हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, अगर यहाँ पे पेयर्ड रहता तब हमारा डायमैग्नेटिक हो जाता। तो ये चीज़ जो क्वेश्चन कह रहा था ये चीज़ आपको समझ में आया। ज्योमेट्री का बात किया जा रहा था बेसिकली और मैग्नेटिक नेचर का। तो ज्योमेट्री अगर बात किया जाए तो जब D2sp3 आपका आता है तो इसका बेसिकली आपका हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, जो है ज्योमेट्री इसका हो जाता है। ठीक है, कहीं पे लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इन्होंने मिस कर दिया है। तो ऑक्टाहेड्रल बेसिकली इसका ज्योमेट्री देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसका आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पे इसका जो है ज्योमेट्री को लिखना भूल गया। क्वेश्चन में तो ज्योमेट्री पूछा गया है इस हिसाब से, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे इसका ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही चीज़ हिंदी में भी है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। संयोजी आबंध सिद्धांत का उपयोग करते हुए आयन की ज्यामिति
और चुंबकीय प्रकृति आप लोगों को बताना। तो ज्यामिति कुछ इस तरीके से D2sp3 से आपका जब आता है तो आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूजिंग IPSC नॉर्म्स नहीं होगा, नेम्स होगा, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। IPSC नेम का यूज करते हुए यहाँ पे जो है फॉर्मूला को आप लोगों को लिखना है, नाम दिया गया उससे आपको फॉर्मूला लिखना है। टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, तो टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट आपका कैसा होता है सभी का यहाँ पे देख लीजिए। बेसिकली नेमिंग यहाँ पे पूरा डिटेल में तो नहीं करा रहा हूँ, बस यहाँ पे जो भी है डिस्कस कर दे रहा हूँ। टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब 4 OH वहाँ पे ग्रुप होगा और जिंक का यहाँ पे जिंकेट के रूप में लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अगला यहाँ पे हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, हेक्सा एमीन मतलब 6 एमीन यहाँ पे होगा, तो देख सकते हैं NH3 और कोबाल्ट यहाँ पे बीच में आ गया और सल्फेट आपका SO4 थ्राइस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आगे है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3, इसका यहाँ पे अगर नाम बोला जाए कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा K3CrC2O4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सलेट कहते हैं और ऑक्सलेटो वहाँ पे यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे पेंटा एमीन नाइट्रीटो N कोबाल्ट, उसका यहाँ पे देख सकते हैं पेंटा एमीन 5 एमीन है, नाइट्रीटो NO2 का यूज किया गया है और कोबाल्ट इस तरीके से इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए आ जाएगा चार्ज में, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बेसिकली +3 दिया गया है। ठीक है, चलिए टेट्राब्रोमिडो क्यूप्रेट, तो टेट्राब्रोमिडो क्यूप्रेट का अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं CuBr का होल 4 2- आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको नाम से जो है फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, फॉर्मूला से भी नाम आना चाहिए। 2 तरीके के नेमिंग यहाँ पे आपको, दोनों में से कोई भी आपको IPSC बेसिकली आना चाहिए, उसी से आपका दोनों बन जाएगा। स्ट्रक्चर देगा तो आपको नाम लिखना है, फॉर्मूला देगा तो, और नाम दिया तो उसे फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में तो वही सारा चीज़ लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया, देख लीजिए जो पीछे मैंने बताया। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, राइट डाउन द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स और आयन। अब यहाँ पे जो है आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला दिया गया और उससे आपको क्या लिखने बोल रहा है, हाँ उससे आपको जो है नाम लिखने बोल रहा है, IPSC नेम यहाँ पे आपका दिया गया कुछ इस तरीके से। तो MnH2O का होल 6 Cl2 है, तो इसका नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, देख सकते हैं हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 क्लोराइड। अगर आगे बात किया जाए K3FeCN का होल 6, तो इसमें पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। और लगभग बहुत बार ये सारे जो है क्वेश्चन एज इट इज़ यही आपको नेमिंग अगर इतना प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपके जो है यही सारे घूम फिर के एग्जाम्पल आते रहते हैं। मेन मकसद आप लोगों का होना चाहिए कि नेमिंग किस तरीके से किया जाए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर जो C नंबर कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लेक्स बेसिकली, तो उसका यहाँ पे नाम लिखा गया है डायएमीन क्लोरिडो मिथाइल एमीन प्लेटिनम 3, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिया गया। फिर D नंबर का भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं हेक्सा एमीन निकेल 2 क्लोराइड। फिर जो 5वां नंबर में HgCOSCN का होल 4, तो इसका यहाँ पे नाम क्या है, मरकरी टेट्राथायो साइनेटो कोबाल्टेट 3। इस तरीके से बेसिकली नेमिंग किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस थे देख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे CFSC की बात मैंने ऊपर की थी कि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको अगर पता होगा तो उसका लिमिटेशन क्या है, ये पूछा गया है। कहता है इफ़ डेल 0 या फिर डेल O, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, इज़ द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर डेल O जो है वो अगर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, देन व्हाट विल बी द CFSC ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स आपका दिया है इसका आप लोगों को CFSC पूछा है। तो CFSC आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो लिमिटेशन CFSC का क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद CFSC कैलकुलेट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स के लिए, कहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में। तो लिमिटेशन का अगर बात किया जाए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का तो कुछ इस तरीके से है, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू मेटल आयंस विथ d ऑर्बिटल्स एंड डज नॉट एक्सप्लेन s एंड p ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो होता है सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए होता है, d ऑर्बिटल मेटल आयन के लिए, जबकि s और p के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आगे लिखा गया है कि दिस थ्योरी कंसीडर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। यह जो थ्योरी है वो क्या चीज़ दिखाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दिखाता है, किसके किसके बीच,
सेंट्रल मेटल आयन के बीच और लिगेंड के बीच, हैंस कंसिडरिंग ओनली आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम बट डज नॉट अकाउंट फॉर कोवलेंट नेचर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बेसिकली मेटल आयन और लिगेंड के साथ बनाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैसा कंसिडर करते हैं, सिर्फ आयनिक बॉन्ड कंसिडर करते हैं, जबकि यहाँ पे कोवलेंट नेचर या फिर उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में यहाँ पे नहीं दिखाया जाता, ये चीज़ लिखा गया। फिर से देख लीजिए, बट डज नॉट अकाउंट फॉर कोवलेंट नेचर बिटवीन देम और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये चीज़ बोला गया। आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बेसिकली देखने को ज़्यादा मिलता है, ये चीज़ है CFSC का लिमिटेशन। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला जो लिमिटेशन है, इसमें बोला गया कि वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड देन OH, वाटर को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला गया है OH के तुलना में, विच दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री, जो कि यह थ्योरी अच्छे तरीके से मतलब संतुष्टपूर्ण यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि H2O स्ट्रॉन्ग जो होता है लिगेंड होता है OH से, ये चीज़ उसके बारे में नहीं बताया। अब यहाँ पे देख लीजिए जो आपका CFSC इस कॉम्प्लेक्स के लिए निकालना है वो किस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में निकालना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में बात किया जाए तो वहाँ पे आयरन कैसा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड देयर फॉर द कॉन्फिगरेशन विल बी 3d6, तो Fe+2 का आपका कितना होता है 3d6, बेसिकली और भी होता है, तो लास्ट का हम लोग देखते हैं 3d में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कहता है सिंस द लिगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं CN लिगेंड का यूज किया गया जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वही चीज़ बोला है कि सिंस द लिगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द एक्साइटेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ पे जब भी आपका लिगेंड जो है, अगर देख लीजिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा, जब भी आपका लिगेंड जो होता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो एक्साइटेशन जो आपका एनर्जी होता है वो ग्रेटर होता है किससे, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है, एक्साइटेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, देयरफॉर द कॉन्फ़िगरेशन इज T2G6Eg0, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर CFSC का बात किया जाए तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए CFSC बराबर होता है 6 × 0.4 डेल्टा O, तो यहाँ पे जब इसका हम लोग करेंगे तो आपका -2.4 डेल्टा O कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका CFSC। तो इसमें लिमिटेशन भी आपको पूछा गया था, और यहाँ पे CFSC के यूज करते हुए जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में आपका है इस कॉम्प्लेक्स का आपको बताना था क्या, CFSC का वैल्यू, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो CFSC का वैल्यू भी आ गया, यही चीज़ हिंदी में सारा चीज़ लिखा गया है जो भी इसके सीमाएँ थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आज का ये वीडियो था आप लोगों के लिए, ये आपके सिलेबस में तो बेसिकली है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग एक बार रिवाइज अच्छे तरीके से कीजिएगा, और जो भी नेम्स यहाँ पे IPSC नेम्स हैं इसको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके के और भी वीडियोस को पाने के लिए। बहुत ही जल्द हम लोग जो है कंप्लीट अब करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।